ट्रेन पर सिर कटी चुड़ैल का साया। निजामी स्टेशन पर ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन में काफी हलचल होने लगती है। तूफान आता है, लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? भला एक ट्रेन में तूफान कैसा? और कोई तो बताओ ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, तुम सब तो मेरे प्यारे दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। ये चुड़ैल जैसी हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, तुम सब मुझे इतना ढूंढ रहे हो तो मैं यहीं आ जाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल अब उनके सामने आती है, लेकिन एक भयानक रूप में, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वो चुड़ैल एक सिर कटी चुड़ैल थी, जो अपने हाथ में कटे सिर को लेकर आ रही थी। चुड़ैल को देखकर सब अपनी सीट पर सिमट जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने ही मुझे बुलाया था ना? तो देखिए मेरा असली चेहरा, मैं कैसी लग रही हूँ। डरावनी। हाँ, पता है मुझे, मैं थोड़ी डरावनी लग रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा एक्सीडेंट होने से मुंडी मुझसे अलग हो गई। ऐसे में अपने से दूर कैसे मैं इसको होने देती, इसीलिए अपने साथ ही रखती हूँ। हैशटैग न्यू फैशन समझ सकते हैं आप। अरे मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा था, पर तुमने अपना जो इंट्रो दिया है ना, उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। इसी बात पर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हाय, माय नेम इज विराट। ओह विराट। जैसे ही विराट उसे अपना नाम बताकर हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चुड़ैल उसके हाथ को काट लेती है और वो बहुत चिल्लाता है। लोग खौफ में आ जाते हैं। अरे रे रे रे, अरे मर गया, मैं तो मर गया, काट डाला चुड़ैल ने मेरे हाथ को। और करेगा मुझसे दोस्ती? ला, अपना दूसरा हाथ भी दे दे। ये सिर कटी चुड़ैल तुझे हाथ कटा आदमी बना देगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो लड़का दूसरे डिब्बे की ओर भाग जाता है। वहीं चुड़ैल कहती है, किसी और को करनी है मुझसे दोस्ती? अरे नहीं नहीं, हमें बख्श दो, हमें कुछ मत करना। सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और चुड़ैल हाथ में कटा सिर लेकर लोगों की सीट पर घूमने लगती है। जैसे ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, चुड़ैल वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। दूसरे ट्रेन के लोगों को परेशान करने लगती है। उस ट्रेन के लोग भी सिर कटी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। वहां बैठा निखिल चुड़ैल की हर हरकत को भांपता है और उस पर बेखौफ नजर रखता है। क्यों रे चिकने, बहुत देर से देख रही हूँ, इन मोटी मोटी नजरों से क्या देख रहा है? वो मुझे डर लग रहा है, तू डर के मारे ही देख रहा था। अच्छा, ये लोग तो मुझे डर कर ऐसे नहीं देख रहे हैं। तुमने क्यों लोगों को इतना डराया हुआ है? आखिर इस ट्रेन पर तुम इतना हाहाकार क्यों कर रही हो? और तुम्हारा सिर ये कैसे कटा? ये सब बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती हूँ। अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें भी मैं सिर कटा बना दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है कि एक औरत ट्रेन के पंखे को उखाड़कर चुड़ैल पर फेंकती है। तभी चुड़ैल झटके के साथ पलटती है और उसकी मुंडी बोलने लगती है, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे चुड़ैल जी प्लीज उसे छोड़ दो, जाने दो उसे। नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे बेवकूफ समझा, पर ये बेवकूफ ये नहीं जानती कि मैं सिर कटी चुड़ैल हूँ और मुझे टुच्ची मुच्ची चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी। ये कहते ही चुड़ैल उस औरत को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देती है और खुद भी चली जाती है। वहीं निखिल उसे ढूंढता रहता है। अरे अचानक से कहाँ चली गई? चुड़ैल भी इस ट्रेन से वापस उसी स्टेशन की किसी और ट्रेन में चढ़ जाती है और लोगों को परेशान करती है। तभी भागती हुई ट्रेन में एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है, शुक्र है हम लोग इस ट्रेन में जल्दी चढ़ गए, वरना वो लोग तो हम दोनों को जिंदा मार डालते।
और हमेशा के लिए अलग कर देते। नहीं मोहित, ये लोग मुझे मार देते पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास ही रहती। तभी चुड़ैल उन लोगों के पास आती है। दोनों चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल प्लीज हमें कुछ मत करना। बड़ी मुश्किल से तो अभी हमने अपनी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। बोलो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। वो हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए गांव से भाग गए, लेकिन गांव वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अंदर जाकर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी चुड़ैल हैं। शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए आप हमारा दर्द समझ रही हैं। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ एक तरफ चुड़ैल उन्हें अपनी कहानी बताती है, वहीं दूसरी ओर निखिल, जो उस ट्रेन में चुड़ैल को बहुत घूर रहा था, उसे आते जाते 2-3 बार चुड़ैल वहीं स्टेशन पर दिखती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। इस बात से परेशान होकर वो स्टेशन पर काफी पूछताछ करता है, जिसके बाद वो चुड़ैल के गांव में पहुंचकर भीमचंद के घर पहुंचता है। पहुंच गया। अब बस भीमचंद बाबा ही बता सकते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। बाबा, भीमचंद बाबा, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, बोलो, क्या काम है? बाबा, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। दरअसल मैं एक लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। वो लड़की जो निजामी स्टेशन की ट्रेनों में ही अक्सर दिखती है, और वो एक सिरकटी चुड़ैल है। मुझे पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इस बारे में, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्या करोगे? बाबा, वो चुड़ैल ज्यादा लोगों को परेशान तो नहीं करती? कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी दहशत से डरा कर रखती है, और उसकी आत्मा भी तो भटक रही है ना। तो जरूरी तो यही है कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और हम सब लोग भी चैन से सफर कर सके बिना किसी खौफ के। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। वैशाली रघुवीर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो भी इसी गांव में रहता था, लेकिन जब गांव वालों ने उसके माँ बाप को बता दिया तो बात हर जगह फैल गई। तो उसके माँ बाप ने जबरन उसकी शादी किसी और से करानी चाहिए, लेकिन अंतिम क्षण वैशाली रघुवीर के साथ भागकर उसी स्टेशन पर जा पहुंची। दोनों पटरी को पार कर रहे थे। इतने में वैशाली ट्रेन को देखकर रघुवीर को बचा लेती है, पर खुद मर जाती है, जिसमें उसका सिर कट जाता है। और फिर तुम जानते ही हो। यानी अगर एक बार रघुवीर वैशाली की आत्मा को समझाए, तब शायद वो ये संसार छोड़कर मुक्त हो सकती है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। निखिल उस बाबा से पूछकर रघुवीर के घर तक पहुंच जाता है, और रघुवीर को सब कुछ बताकर वो उसी स्टेशन पर ले आता है, जहां चुड़ैल उन प्रेमी जोड़े की शादी कराकर आती है। रघुवीर जैसे ही वैशाली को पुकारता है तो चुड़ैल कहती है, रघुवीर, मुझे आपकी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं यही हूँ। मुझे बहुत याद आई तुम्हारी। तुम रघुवीर, यहाँ कैसे? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। वैशाली, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब ये संसार को छोड़कर तुम मुक्त हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस संसार में तुम्हारी आत्मा भटकती रहे। लोगों को और डराकर परेशान मत करो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें भी मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए अभी तक शादी नहीं कर पाए। अब तुम्हें शादी करनी होगी। वैशाली, ये तुम वादा करो। ठीक है, कर लूंगा। इसी के बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तब से फिर कभी सिर कटी चुड़ैल लोगों को नहीं दिखाई देती। गरीब लड़की की मटका आइसक्रीम। 19 वर्षीय नौजवान कुल्फी अपने भाई केशव और भाभी रज्जो के साथ रहा करती थी। उसकी भाभी रज्जो उस पे आए दिन जुल्म ढाती थी। कुल्फी के पिता अपने पीछे कुल्फी के लिए ढेरों जायदाद छोड़ गए थे। रज्जो सोफे पर पसरी हुई मजे से काजू बादाम का लुत्फ उठा रही थी, तभी रसोई घर से एक आवाज आती है। अरे क्या तोड़ डाला? वो गुस्से से पैर पटकती हुई रसोई घर में आती है, जहाँ डरी सहमी कुल्फी कहती है, माफ करना भाभी, वो गलती से मेरे हाथ से कांच का गिलास टूट गया। अरे नास पिटे तेरा, 10 जनों की खुराक अकेले ठूसती है, फिर भी गिलास नहीं संभाल सकी एक। तेरे मरे हुए माँ बाप अपने पाप का बोझ
हमारे सर मड़ गए। भाभी, आपको जितना भला बुरा कहना है मुझे कहिए, मरे हुए को बीच में मत घसीटिए। कुल्फी को जवाब देते सुन रज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से भौं चढ़ाकर गर्म चिमटे से कुल्फी को खूब मारती है। भाभी, मुझे छोड़ दो। भैया, मुझे बचाओ भैया। केशव रज्जो का हाथ खींचकर कमरे में ले आता है। अरे मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं उस आफत को हमेशा के लिए मिटा डालूंगी। मूर्ख औरत, जोश में होश मत खो। क्या तुम भूल गई हो जिस छत के नीचे हम आराम से रह रहे हैं वो अब भी मेरी इस बहन कुल्फी के नाम है। किसी भी बहाने हमको ये जमीन जायदाद अपने नाम करनी होगी, उसके बाद हम इसे दूध से मक्खी के जैसे निकाल फेंकेंगे, समझी? वो दोनों घंटों बंद कमरे में घर को हड़पने की खातिर षड्यंत्र रचते हैं। 2 दिन बीतने के पश्चात केशव कहता है, मुनिया, इस कागज पर तेरे हस्ताक्षर चाहिए। ये कैसा कागज है भैया? अब वो बाबूजी माँ जी तुम्हारे लिए ना कुछ एफडी करा गए थे, वही पूरा हो गया है तो सोचा कि तुम्हें दे दिया जाए। कुल्फी झट से जायदाद के कागज पर दस्तखत कर देती है, जिसके बाद रज्जो एक पोटली उसके मुंह पर मारते हुए उसे घर से बाहर खदेड़ देती है। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आज से तेरा इस घर से कोई काम नहीं, समझी? चल फुट यहाँ से। भाभी, मुझे घर से बेघर न करो। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाके मर। कुल्फी के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी पत्थर दिल रज्जो पर कोई असर नहीं पड़ता और वो झटके से दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद कुल्फी कड़कती धूप में नंगे पांव चल पड़ती है। अब कहाँ जाऊं? कुछ नहीं सोच रहा। हे ईश्वर, तू ही कोई रास्ता दिखा अब मुझे। चलते हुए कुल्फी काफी दूर आ जाती है, जहां उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके भीतर जाती है, जहां एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया मिट्टी के नन्हे मटकी में ठंडी आइसक्रीम भर रही थी। काकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बुढ़िया उसके पाँव में पड़े छाले को देखकर उसे अंदर आने को कहती है और बैठकर उसकी चोट को मरहम पट्टी करती है और कहती है, देख बिटिया, अगर मैं अभी इन मटकी आइसक्रीम को नहीं बेचने गई तो ये पिघल जाएंगी। तू जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकती है। बुढ़िया मटकी आइसक्रीम की टोकरी सिर पर धरकर उन्हें बेचने निकल पड़ती है और देर सांझ लौट कर आती है। अरे वाह, आज तो मेरी कुटिया एकदम महल जैसे चमक रही है। काकी माँ, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। अरे मैं तो इस झोपड़ी में अकेले रहती हूँ बरसों से। अगर तुझे इस घास फूस की झोपड़ी में रहने में कोई परेशानी नहीं तो रह जा। रात ढलने के बाद सवेरा दस्तक देता है। बुढ़िया मटकी कुल्फी तैयार करने का सामान ले आती है। काकी माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। कुल्फी बुढ़िया के संग मिलकर आइसक्रीम तैयार करती है। काकी माँ, आप इस मटकी आइसक्रीम में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? अब कुछ खास नहीं बिटिया, मैदा, बर्फ, चीनी, अब कुल मिला के इसी से तैयार करती हूँ। काकी माँ, आप ये मटकियाँ खरीद लाती हैं ना, अब से हम दोनों मिलकर इन्हें खुद बनाएंगे और इनमें खपत होने वाले पैसों को बचाकर उनसे इन मटके आइसक्रीम को और अच्छी गुणवत्ता से परिपूर्ण करेंगे। अगली भोर दोनों जंगल से मिट्टी लाकर सैकड़ों नन्हे मटके बनाती हैं और उनमें जाने वाले पैसों से खोया, काजू इत्यादि लाकर मटकी आइसक्रीम बनाती हैं। काकी माँ, आज आप आराम करिए। आज से इन मटके आइसक्रीम को बेचने की जिम्मेदारी मेरी। कुल्फी बनाई हुई मटकी आइसक्रीम को लेकर उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचना शुरू करती है। अरे मटका आइसक्रीम ले लो, ठंडी बर्फीली खोए, रबड़ी और दूध से बनी आइसक्रीम खा लो। आओ बच्चों, आओ। दादाजी, मुझको वो मटका आइसक्रीम खाना है। अरे ओ बिटिया, जरा हमारे पोते को एक मटकी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, काका एक मटका आइसक्रीम आप भी चख कर देखिए। अब तुम इतना जोर दे रही हो तो चखा दो। अरे वाह, मजा आ गया तुम्हारे इन मटका आइसक्रीम के स्वाद का। जितना बखान करूं कम है भाई, तन मन हरा भरा हो गया। पुराने जमाने की मटका रबड़ी कुल्फी की याद आ गई। कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम के अनोखे स्वाद के चलते उसकी अच्छी बिक्री हुई और वो घर लौट कर आई। अरे क्या हुआ बिटिया, आज तेरा चेहरा बड़ा चमचमा रहा है।
काकी माँ, आज मटका आइसक्रीम की खूब बिक्री हुई। मटका आइसक्रीम से हुए मुनाफे से कुल्फी एक आइसक्रीम का ठेला खरीद लेती है। अगर हमें अपनी मटका आइसक्रीम को सुर्खियों में लाना है तो इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है। जैसे बिटिया, रबड़ी खोया के साथ मुझे इसमें पिस्ता, बादाम और लाजवाब महक की कमी को पूरा करना है, जो इलायची पाउडर से होगा। इस तरह कुल्फी और बूढ़ी औरत साथ मिलकर काफी मात्रा में आइसक्रीम तैयार करके उन्हें मटकियों में भरते हैं, जिसे ठेले पर लाद कर कुल्फी गांव देहात में घूमकर उसे बेचा करती थी। मटका मलाई ले लो, लाजवाब मटका आइसक्रीम खाओ, आप चुन्नू मुन्नू की अम्मा, और सस्ता मटका आइसक्रीम खाओ। गांव के चबूतरे पर बैठी कुछ औरतों की टोली उसके पास आकर कहती है, अरे ओ मटका कुल्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये आइसक्रीम? मात्र 10 रुपए में आइसक्रीम से लबालब भरा एक मटका। अरे जल्दी से 2 मटका आइसक्रीम दे दो। वो दोनों औरतें मटके पर चढ़े परत को हटाकर आइसक्रीम चखती हैं तो तारीफ भरे अंदाज में कहती हैं, अरे वाह, ये मटका आइसक्रीम का स्वाद तो एकदम मक्खन जैसा है, और ऊपर से इतना सस्ता, बताओ। दोनों औरतें खड़ी खड़ी दर्जनों आइसक्रीम चट कर जाती हैं, जिसके बाद कुल्फी कहती है, आज तो मटका आइसक्रीम की बोहनी से ही तगड़ी कमाई की शुरुआत हुई है, और अभी तो पूरा पहर भी नहीं बीता। वो आइसक्रीम का ठेला बढ़ाकर एक बाजार में जाकर आइसक्रीम बेचने लगती है। देखते ही देखते उसके आइसक्रीम के ठेले के चारों ओर ठकमठेल भीड़ लगती है और कुल्फी की सारी मटका आइसक्रीम सफा चट हो जाती है। अरे पता है काकी माँ, आज बाजार में मेरे मटका आइसक्रीम की लूट मार मच गई थी। कल से हमें और ज्यादा मात्रा में मटका आइसक्रीम का उत्पादन बढ़ाना होगा। बूढ़ी औरत की मदद से कुल्फी ढेरों मात्रा में मटका आइसक्रीम बनाकर उन्हें प्रतिदिन बेचा करती थी। और एक दिन, काकी माँ, मैंने बाजार की एक दुकान भाड़े पर ले ली है। अरे पर उसका किराया तो बड़ा ऊंचा होगा बिटिया। उसकी फिक्र आप मत करिए काकी, बाजार के कुछ आइसक्रीम हमसे रोज मटका आइसक्रीम खरीद कर उन्हें बेचेंगे और 4 पैसे उससे आएंगे। और अब हम भिन्न भिन्न तरह का मटका आइसक्रीम बनाएंगे, जैसे रबड़ी, मटका, कुल्फी इत्यादि। कुल्फी मटका आइसक्रीम को अपना स्रोत बनाकर मटका कुल्फी मिष्ठान से दुकान खोलकर आइसक्रीम बेचती है। तभी 2 भिखारी उसकी दुकान पर आकर हाथ फैलाते हैं, जो और कोई नहीं उसके भैया और भाभी होते हैं। आ जाओ चाचा, काका, आ जाओ मुन्नू चुन्नू, और ले लो मक्खन मलाई जैसी मटका कुल्फी, रबड़ी, मटका मिष्ठान। अरे ये तो भैया भाभी जैसे दिख रहे हैं। सुनो जी, ये तो अपनी कुल्फी है ना? भैया भाभी, अरे ये क्या हालत बना रखी है आपने? तूने घर क्या छोड़ा कुल्फी? मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई। मुझे सत्ते की लत पड़ गई, जिसमें मैं घर बार सब कुछ हार गया। और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। चलिए जाइए, मेरी नजरों से दूर हो जाइए, मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। अरे कुल्फी बिटिया, ठोकर खाने वाले को उठाना चाहिए, एक आखिरी मौका दे दो। कुल्फी आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछती है और अपने हाथों के बनाई मटका आइसक्रीम को उन्हें खिलाती है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। इस तरह वो चारों मिलकर मटका आइसक्रीम बेचते हैं और जोड़ी हुई जमा पूंजी से आइसक्रीम का बड़ा कारखाना खोलकर बेहद रईस हो जाते हैं। क्लास के सारे बच्चे चीकू के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उसे परेशान कर रहे थे। जाने इस काले कलुए के माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम चीकू रखा है। इसका नाम तो इसके भादे काले रंग के जैसा होना चाहिए था, क्यों बंटी? इस मदारी के काले लंगूर पर तो एक ही नाम जचता है, काला लंगूर। सभी बच्चे चीकू के काले रंग के चलते उसका खूब मजाक बनाते हैं, जिसे देख चीकू रोते हुए कहता है, तुम लोगों को मेरी काले रंग की खिल्ली उड़ाकर क्या हासिल होता है? बस बहुत हो गया, आज मैं टीचर जी से तुम सबकी शिकायत करूंगा। चीकू रोते बिलखते हुए कक्षा से बाहर की ओर भागता है। तभी उसकी टक्कर स्कूल की टीचर सुनैना से होती है। टीचर जी, कक्षा के सारे विद्यार्थी मेरे काले रंग का मजाक बनाते हैं। उनकी ये मजाक? चलो अभी उन बदमाशों को सबक सिखाती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? तुम सबने बेचारे काले चीकू को थोड़ा सा परेशान करके छोड़ दिया। ले ले ले, एक यही तो है हमारे इस हाई स्कूल का इकलौता काला हीरा,
जो मेरे गोरे हीरे जैसे स्टूडेंट से एकदम हटकर है। मैडम कहो तो इस ब्लैक टी को ग्रुप एडमिन बना दें। शिक्षक की बातें सुनकर सभी बच्चे जोर से हंस पड़ते हैं। सुनैना जोर से चीकू का कान मलते हुए कहती है, क्यों रे फटीचर, काले बादशाह, अपनी औकात से बाहर इस स्कूल में दाखिला क्या मिल गया? तू तो काले कौवे से भी ऊंची उड़ान भरने लगा है। आज तुझे मजा चखाती हूँ। अत्याचारी सुनैना कटीली छड़ी से नन्हे भोले चीकू को खूब मारती है। ये स्कूल सिर्फ गोरे स्टूडेंट्स की खातिर बना है, क्योंकि उनका दिमाग भी गोरे रंग के जैसा साफ है। तुम काले कलूटे स्टूडेंट्स का ना तो कोई शक्ल है और न ही अक्ल। इतनी ज्यादतियों के बावजूद भी सुनैना का मन नहीं भरने पर वो चीकू को मुर्गा बनाकर कहती है, आज सारा दिन जब मुर्गा बनेगा तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, काली चाय कहीं का। आइए रुख करते हैं मिर्जापुर गांव का। उस गांव में ज्योत्सना माधवी नाम की सास बहू की जोड़ी रहती थी। वीनू ज्योत्सना का बेटा था। माँ जी, हमारा वीनू कितनी जल्दी बड़ा हो गया ना, अब इसका स्कूल में दाखिला करवा देना ही भला है। ईश्वर की दया से अर्जी दी है, बस एक दिन में उसका दाखिला हाई स्कूल में हो जाए। ज्योत्सना के बेटे का रंग भी काला था, मगर ज्योत्सना ने उसे इस कदर नाजों से पाला पोसा कि अब तक इस बात का वीनू को कोई एहसास ही नहीं हुआ था। ऐसे में देखना यह है कि विद्यालय में क्या होने वाला है। अम्मा, आप मुझे इतने सवेरे सजा क्यों रही हैं? वीनू बेटे, आज से तुझको अम्मा से पूरे 6 घंटे दूर रहना होगा। तुझे आज से विद्यालय जाना होगा। वीनू को उस बड़े स्कूल में दाखिला मिल जाता है और वो बस्ता लटकाए स्कूल चल पड़ता है। आज उसका विद्यालय में पहला दिन था। चलो चले स्कूल चले हम। वो जैसे ही कक्षा में घुसता है, शरारती बच्चा बंटी उसके चेहरे पर स्याही फेंक देता है। नो नो नो, मुझे माफ करना, बदकिस्मती से मेरी कलम की स्याही, काली स्याही तुम्हारे काले चेहरे पर पड़ गई। बंटी देख तो, तेरे कलम की स्याही कैसे इसके अमावस के चेहरे पर एकदम घुल मिल गई। मेरा नाम वीनू कृष्णमूर्ति अय्यर है। तेरा नाम जो कुछ भी हो, मगर हमारी खातिर तू हमारे विद्यालय पर लगा काला धब्बा है। उसी पल कक्षा में टीचर सुनैना आती है और वीनू की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, सवेरे सवेरे किस काले कमले स्टूडेंट्स की सूरत देख ली, पूरा दिन खराब हो गया मेरा। जैसे ही वीनू बेंच पर बैठने की कोशिश करती है, सुनैना बेंच को सरका देती है और वीनू मुंह के बल जमीन पर ढब से गिर पड़ता है। अयो अम्मा। सुनो अमावस की चांद, खबरदार जो तूने किसी भी बेंच पर बैठने की कोशिश की तो तेरी काली चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तुम जैसे मैले कुचले गरीब स्टूडेंट्स मुंह उठाकर विद्यालय में प्रवेश पा लेते हैं, यही बहुत है। काले और गोरे स्टूडेंट्स में भेदभाव का एहसास उस रोज वीनू को पहली दफा महसूस हुआ था। वो फूट फूट कर रोते हुए कहता है, मैं मेरी माँ का राजकुमार हूँ। माँ कहती है इंसान का दिल से आकर्षक होना चाहिए। आप बुरी हैं, हम बच्चों में भेदभाव कायम करती हैं। ये सुनकर टीचर सुनैना गुस्से से बेकाबू होकर वीनू को प्रताड़ित करती है और उसे कड़कती धूप में स्कूल के मैदान में मुर्गा बनाकर छोड़ देती है। रूप नहीं है तो इतना गुमान है। अरे तू तो मेरे गोरे स्टूडेंट्स के पैरों की धूल में लगने बराबर भी नहीं है। वैसे भी इस धूप में खड़े रहने से तेरा काला रंग जरा और काला हो जाएगा। अब प्रतिदिन सुनैना भोले भाले नन्हे स्टूडेंट्स के बीच काले और गोरे का भेदभाव की खाई को और गहरी करती जा रही थी। स्कूल के सभी गोरे स्टूडेंट्स न सिर्फ वीनू के आगे अपनी अमीरी की धौंस झाड़ते, साथ ही उसके काले रंग के चलते न तो उसे स्कूल के विद्यालय का नल छूने देते, न बेंच पर बैठने देते। इस तरह वो सब मिलकर वीनू और काले बच्चों की रैगिंग किया करते थे। अब इस भेदभाव ने नन्हे वीनू के मन में एक बड़ा घर कर लिया था। अब वीनू खोया हुआ सा रहने लगा था। ये बात उसकी माँ ज्योत्सना को खटकने लगी थी। फिर एक रोज वो गांव के चौराहे पर चीकू की माँ बबली से टकराती है। अरे ज्योत्सना, अच्छा वो बबली जो तुम मुझे यहीं मिल गई। तुम्हारा बेटा चीकू वीनू के विद्यालय में ही पढ़ता है ना? अरे वो विद्यालय के नाम पर नरक का द्वार है, जहाँ की मुख्य प्रिंसिपल हम जैसे गरीबों के बच्चों से रंग भेदभाव करती है। अगर बच्चा गोरा हुआ तो गनीमत, मगर बदकिस्मती से बच्चे का रंग काला हुआ तो उस स्टूडेंट का जीवन अंधेरों में घिर जाता है। ज्योत्सना सच से वाकिफ हो चुकी थी। उसने वीनू के मुंह से सारा वृतांत जानकर शिक्षा मंत्री को अर्जी डाली, जिसके बाद तुरंत उसके कंप्लेंट दर्ज की गई और अगले सवेरे वो पुलिस के साथ स्कूल में आ धमकी, जहां सुनैना कुछ काले बच्चों को कतार में खड़ा करके उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ मिस सुनैना, यू आर अंडर अरेस्ट।
दिमाग खराब हो गया है? शायद आपको खबर नहीं, मैं इस हाई स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख सकती हूँ। ईंट से ईंट तो तुम्हारी बजेगी। अरे जब स्कूल की बागडोर संभालने वाली प्रिंसिपल की सोच की नींव इतनी घटिया होगी तो बाकी से क्या उम्मीद। ऐसा क्या किया है मैंने? ये पूछो कि क्या नहीं किया तुमने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तुमने इन नन्हे भोले बाले बच्चों के मन में काले गोरे रंग की गहरी दीवार खड़ी कर डाली है। एक शिक्षित शिक्षिका होकर रंग भेद नीति को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, तुमने काले रंग के चलते कई बार स्टूडेंट्स पर अत्याचार किया है। अरे कैसी मक्कार औरत है। इंसान के केवल 2 रंग होते हैं, काला और गोरा, मगर खुलकर जीने की आजादी सभी को है। तुमने बच्चों की कच्ची उम्र में उन्हें काले रंग में रंग दिया। इस कदर खटास भर दी उनके मन में कि वो जीना ही भूल गए। झूठ बोल रही है। सरासर मुझे फंसाने की साजिश है इनकी। अगर झूठे हम हैं तो जुबान तुम्हारी क्यों लड़खड़ा रही है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बच्चों मेरी ओर देखो और पुलिस अंकल को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमारी काले रंग के चलते मिस हमसे भेदभाव करती हैं, हमसे कटी रहती हैं, हमें जमीन पर बिठाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें सख्त चेतावनी दी है कि हम स्कूल के नल से पानी नहीं पी सकते। कोई भी हमसे बात नहीं करता क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि भगवान ने हमें काला बनाया है। मैम कभी काम का बहाना बनाकर हमको मारती हैं तो कभी लेट का बहाना बनाकर अपना गुस्सा निकालती हैं। सभी हमसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे हम अछूत हों। पुलिस उसी क्षण सुनैना को हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है और कोर्ट द्वारा न सिर्फ उसे प्रिंसिपल के पद से हटाया जाता है बल्कि उसे कई साल जेल में रहकर काटना पड़ता है, जिसके साथ काले गोरे रंग का ये भेदभाव जड़ से मिट जाता है।